Good morning, class. I'm Sri Hers, your guide and mentor for CU Set Central University Common Entrance Test Examination on this online platform of TNC Exam Prep. And here in this class, we are starting the lecture of the contribution of the expertise people in the field of management. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे हेनरी फ्योल का. ठीक है, हेनरी फ्योल जो थे, अगर आप इनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे तो इनका बर्थ होता है 1841 में. वो एक माइनिंग इंजीनियर के रूप में अपने कैरियर की स्टार्ट करते हैं और एक कोल माइनिंग कंपनी में वो काम करना स्टार्ट करते हैं, एक इंडस्ट्री में. वो जो जिस कोल माइनिंग इंडस्ट्री में 1868 में उन्होंने ज्वाइन किया था, वो इंडस्ट्री एकदम इंसॉल्वेंसी के स्टेज पे थी. इंसॉल्वेंसी का स्टेज ऐसा स्टेज है, मतलब जब किसी भी कंपनी के पास, जब किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास लोन का अमाउंट बहुत हाई हो जाता है, डेट का अमाउंट बहुत हाई हो जाता है और वो रीपे नहीं कर पाता है, तो उस केस में क्या होता है, वो इंसॉल्वेंट होने की एक लीगल प्रोसेस स्टार्ट होता है. वो अपने आप को इंसॉल्वेंट करता है, जिसमें जो लीगल अथॉरिटी होती है वो उसका जो भी उसके पास अभी भी असेट बचे हुए हैं उसको वो मार्केट में, ओपन मार्केट में सेल्स करते हैं, बिडिंग करते हैं, और जितना भी उससे रिकवर हो जाता है उस अमाउंट को अकॉर्डिंग टू जिन से उन्होंने डेट लिया था उनके रेशियो के अकॉर्डिंग में जितना वो पेड कर पाते हैं, ठीक है, वो पेड करते हैं. तो एट द इंसॉल्वेंट नहीं हुई थी वो कंपनी, लेकिन इसके ऊपर डेट अमाउंट बहुत हाई था, इसका रेवेन्यू बहुत लो था, इवन लॉस में, कॉन्टिन्यूस लॉस में जा रही थी ये कंपनी, जिस कंपनी को उन्होंने ज्वाइन किया था. और उस कंपनी में ज्वाइन करने के बाद इनको कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट मिले और उसके बाद उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उसमें सुधार, रिफॉर्मेशन लाने की कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की. उनके ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का ये रिजल्ट रहा कि कुछ ही समय में लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो गई. और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो जाने के बाद, ठीक है, वो 30 ईयर्स में जब वो रिटायर होने वाले थे, 30 ईयर्स उन्होंने काम किया इस कंपनी में, वो कंपनी लीडिंग कंपनी थी. ठीक है, वो जो माइनिंग, कोल माइनिंग की कंपनी थी, ठीक है, वो लीडिंग, टॉप लीडिंग कंपनीज थी अपने उस समय कंटेम्प्रेरी टाइम में. ठीक है, तो वो कंपनी लीडिंग कंपनी कैसे बनी, इसके बारे में उन्होंने अपनी बुक्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उसी को हम लोग जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं. प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स ऐसे यूनिवर्सल फिनोमेना हैं या फंडामेंटल ट्रुथ हैं या ऐसे फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो जनरली गाइडलाइंस का काम करते हैं कि कभी भी एक स्मूथ मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मैनेजमेंट के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, आपको क्या क्या काम करना चाहिए. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है मैनेजमेंट में. तो जैसा मैंने पहले बताया कि इन्होंने करियर स्टार्ट किया था एज अ माइनिंग इंजीनियर. इन्होंने एक जो अपनी बुक लिखी, बहुत ही फेमस बुक थी, वो फ्रेंच में इन्होंने लिखा था. तो उस फ्रेंच में उसका नेम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियले एट जेनरले. ठीक है, बाद में उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में और उसका नेम रखा गया जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए, उसके बाद में हम लोग इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले इनको डिफरेंट टाइटल्स मिले हुए हैं. लाइक लोग इन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट या जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. तो आपसे कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु इज द फादर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? तो कौन है? हेनरी फ्योल. अगर आपसे पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो कौन है? FW टेलर. ठीक है, आपसे कई बार पूछा जाएगा हु इज नोन एज द मैनेजमेंट पायनियर और फ्रांसिस बेकन, और हु इज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट. ठीक है यार, हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स. ऑल द क्वेश्चंस हैव वन आंसर एंड दैट इज हेनरी फ्योल. ठीक है, तो बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी थे, इनको इतने ढेर सारे टाइटल्स इस फील्ड में मिले हुए हैं. इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले क्लियरली डिस्टिंक्शन किया कि टेक्निकल एक्टिविटी और मैनेजेरियल एक्टिविटी क्या है, बिल्कुल अलग अलग है. और इन्होंने क्या किया, इन्होंने टोटल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को 6 पार्ट में डिवाइड किया. उन्होंने बोला कि एक इंडस्ट्री में जो टेक्निकल एक्टिविटीज होती है वो बिल्कुल अलग होती है, तो टेक्निकल एक्टिविटीज जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज लोग हैं वो करें. कॉमर्शियल एक्टिविटीज लाइक सेलिंग, परचेजिंग, ठीक है, अदर जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज में आता है प्रोडक्शन, ठीक है, ये सारी चीजें अलग इसके एक्सपर्टाइज लोग करें. यानी इन्होंने वर्क को डिवाइड करने की बात की. फिनेंशियल एक्टिविटी, ठीक है, फंड मैनेज करना, फंड इशू करना, ठीक है, लोन लेना, उसको पेमेंट करना, ठीक है,
ये टोटली डिफरेंट है फ्रॉम कॉमर्शियल एंड टेक्निकल एक्टिविटीज, तो इसको इसके एक्सपर्टाइज लोग करें। सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में मास लेवल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो कई बार हजार्डुअस सब्सटेंसेस निकलते हैं, कई बार प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो सकती है और इसका मेजर इम्पैक्ट आपके इंडस्ट्री के गुडविल पे पड़ सकता है, आपके इंडस्ट्री के गुड्स के ऊपर पड़ सकता है आपके, ठीक है। तो उन्होंने बोला सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज, ये टोटली डिफरेंट एक्टिविटीज है। फिर उन्होंने अकाउंटिंग एक्टिविटीज की बात की, अकाउंटिंग एक्टिविटीज और मैनेजेरियल एक्टिविटीज की बात की। अकाउंटिंग, इन्होंने बोला कि मैनेजमेंट का काम है ये सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, देखना कि वो अच्छे से सारी प्रोसेस जो है वो चलती रहे, ठीक है, कंप्लीट होती रहे। और इस तरीके से उन्होंने टोटल इंडस्ट्रीज को 6 एक्टिविटीज में उन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया, ठीक है। तो इन्होंने पहला काम किया और इन्होंने क्लियरली डिस्टिंक्ट किया कि मैनेजर का मतलब, चूंकि वो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते थे, इंजीनियर थे, तो उन्होंने कहा कि लेकिन जो पर्सन मैनेज कर रहा है, ठीक है, उसको टेक्निकल क्वालिटी उसके अंदर होना जरूर चाहिए, लेकिन जो टेक्निकल एक्टिविटीज है और जो मैनेजेरियल एक्टिविटीज है टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैनेजमेंट का पूरा पूरा फोकस होता है सारे प्रोसेस को, जो भी जितने फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उसको इस तरीके से कोऑर्डिनेट करना, इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना कि जो हम ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, वो जो हम एम, जिस गोल के टुवर्ड्स हम काम कर रहे हैं, वो गोल हम क्या कर सके, अचीव कर सके, ठीक है। अच्छा, कई बार पूछता है हु मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉमर्शियल एंड, ठीक है, टेक्निकल एंड मैनेजेरियल एक्टिविटी, ठीक है, तो यहां पे भी आंसर आएगा। फिर उन्होंने बताया कि जब आपको अगर एक सक्सेसफुल मैनेजर बनना है, क्योंकि वो एज ए इंजीनियर के बाद उनको एडमिनिस्ट्रेशन में लाया गया था, उनको मैनेजमेंट में लाया गया था, तो उस मैनेजर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो उन्होंने उसकी क्वालिटीज को डिफाइन करते हुए बोला कि पहला उन्होंने फिजिकल क्वालिटीज के बारे में बात की कि जो मैनेजर होना चाहिए वो लीडर की तरह वर्क कर सके, यानी उसके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, ऐसा हो वो जो दूसरों को क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, दूसरों को प्रभावित कर सके, ठीक है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस हो, जो अपने निर्णय पर क्या, जो क्विक डिसीजन ले सके, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि तो वो क्विक डिसीजन आपके मेंटल एक्टिविटीज में आएगा। फिजिकल एक्टिविटीज का मतलब जिसको देख करके आपको लगता हो कि हाँ दिस इज द लीडर, जिसकी बात पे आप क्या कर सके, आंख बंद करके भरोसा कर सके, उसके पीछे आप उसको फॉलो कर सके, चल सके, ठीक है, वो उसके किस में आता है, फिजिकल क्वालिटीज में आता है। फिर मेंटल क्वालिटीज, मेंटल क्वालिटीज में कई बार डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आपको मिलेंगे मैनेज करते समय। कई बार ऐसे प्रॉब्लम आएंगे, जैसे जब कोविड आया था, पैंडेमिक, तो ये एक अनसर्टेन था, टोटली अनसर्टेन था कि इस लेवल पे, जब पहली बार आप देखे होंगे इस लेवल पे इतनी बड़ी कोई क्राइसिस आ सकती है और इसके इतने लंबे टाइम तक कंटिन्यू चलने, तो उस समय डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो थे वो क्या होने लगे थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बंद होने लगी थी, ठीक है, काम रुक गए थे। तो बहुत कम लोग ऐसे थे जो सरवाइव कर पाए, कई सारे लोगों का परमानेंटली क्या हो गया, वहां से बिजनेस खत्म हो गया। तो आप देखेंगे कि जो मैनेजमेंट होता है उसमें मेंटल क्वालिटीज मैनेजर के अंदर बहुत जरूरी है। वो आने वाले थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सके, वो अपॉर्चुनिटीज को समझ सके, उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सके, वो जहां पे डिसीजन लेना वहां पे बोल्ड और क्विक डिसीजंस ले सके, और अगर कोई गलती हुई है तो उसको समझे, उसको सुधार करे, ठीक है, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए मैनेजर के अंदर ये मेंटल क्वालिटीज होनी चाहिए। फिर उन्होंने डिफाइन करते हुए बोला कि जो मैनेजर है वो हाई मोरल होना चाहिए। हाई मोरल मतलब द पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी होना चाहिए, ऑनेस्ट पर्सन होना चाहिए, वो पर्सनल इंटरेस्ट से ज्यादा अपने कंपनी को, अपने इंस्टीट्यूशन को फोकस करे, उसके लिए काम करे, ना कि व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करे, ठीक है। उसको सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, जिस इंस्टीट्यूशन को वो लीड कर रहा है, जिस इंस्टीट्यूशन को वो, जिस जगह पे वो मैनेज कर रहा है, वो कंपनी क्या करे, ग्रोथ करे, तब वो पर्सनल ग्रोथ की तरफ देखे। तो जो थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए वो क्या है, क्वालिटी, मोरल क्वालिटीज। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिटी। उन्होंने बोला कि एक मैनेजर को नॉलेज होना चाहिए मैनेजमेंट का, उसका एक मिनिमम बेसिक एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि जब वो मैनेज करेगा तो उसको डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल को लीड करना है, ठीक है। सिर्फ उसको वर्कर्स को तो लीड करना नहीं है ग्राउंड लेवल पे कि थोड़ा तो उसको इतना ज्ञान होना चाहिए कि जब वो डायरेक्टर से बात कर रहा हो, ठीक है, तो भी वो उनको असिस्ट कर सके, उनको इंपॉर्टेंट वो एडवाइस प्रोवाइड कर सके, ठीक है, वो इनिशिएटिव ले सके। जब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात कर रहा हो या सीईओ से बात कर रहा हो तो वो उस समय पे अपनी क्या कर सके, अपनी राय रख सके उनके सामने। जब वो अपने से जूनियर से बात कर रहा हो, अपने असिस्टेंट से बात कर रहा हो, तो भी उन्हें समझा सके। उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एजुकेशन वहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल, एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए मैनेजर।
फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वालिटी बताई कि उसके अंदर टेक्निकल क्वालिटीज भी होनी चाहिए, क्योंकि एक लीडर जब कोई लीड करता है तो आजकल का जो जमाना है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव लीडरशिप की बात करता है। इन्होंने कहा था कि लीडर बाय वर्ड्स नहीं होना चाहिए, लीडर बाय एक्शन होना चाहिए। और अगर आप लीडर बाय एक्शन बनना चाहते हैं तो आपके अंदर जो आपसे नीचे काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, सपोज एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट को क्या करता है, मैनेज करता है। डिस्ट्रिक्ट मतलब डीसी की मैं बात कर रहा हूँ, डीएम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर की बात कर रहा हूँ, वो पूरे जिला को मैनेज कर रहा है। अब उसके नीचे जो काम करने वाला क्लर्क है उसको विंडोज पे, उसको एमएस एक्सेल पे ऑपरेट करने आता है, ठीक है, एमएस एक्सेल पे ऑपरेट करने आता है, ठीक है, और जो डीएम साहब हैं उनको एक्सेल ऑपरेट ही करने नहीं आता, वो अपना काम भी छोटा काम भी वो किससे करा रहे हैं, अपने अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय से करा रहे हैं। तो इससे उसको क्या लगेगा कि सर पूरी तरीके से एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो आप भले ही वो आपका काम नहीं है, भले ही आपको वो काम करना नहीं है, लेकिन उसकी बेसिक नॉलेज, आपको टेक्निकल एक्सपर्टाइज आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप वहां पे डिमॉन्स्ट्रेटिव लीडरशिप की बात की जा रही है, ठीक है। और फिर बात हो रहा है एक्सपीरियंस। जब भी आप मैनेजर बनेंगे या मैनेज करने जाएंगे तो डायरेक्टली किसी पर्सन को मैनेजमेंट में नहीं लाना चाहिए, उसको ग्राउंड लेवल पे वर्क करने का प्रॉपर एक मिनिमम जो होता है टाइम स्पेंड होना चाहिए, ताकि उसको एक एक्सपीरियंस हो, उसको ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स पता हो, उसको ये पता हो कि उसको पर्सनल एक्सपीरियंस हो कि किस किस तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उनको कैसे फेस किया जा सकता है या उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो उसके पास एक्सपीरियंस काम करने का होना चाहिए, तब वो सिर्फ ठीक डायरेक्टली इस स्टेप पे आता है मैनेज या एडमिनिस्ट्रेशन में या मैनेजमेंट में, फिर कोई एक व्यक्ति मैनेजर बन सकता है, ठीक है। फिर उन्होंने जो थर्ड काम किया, उन्होंने एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट डिफाइन किए। हम लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट के 5 एलिमेंट्स हैं या 5 फंक्शंस हैं, ठीक है। पहला है प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। लेकिन जब आप हेनरी फ्योल का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा था टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। तो उन्होंने वहां पे स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, उनका कहने का मतलब वही था, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, लेकिन उन्होंने जो प्रिसाइज वर्ड यूज किया था वो उसके लिए वो क्या किया था, कमांडिंग एंड कोऑर्डिनेशन का वर्ड उन्होंने क्या किया था, यूज किया था। कौन सा वर्ड यूज किया था, कमांडिंग एंड कोऑर्डिनेशन। समझ में आ रहा है आपको? अब हम लोग बात करेंगे फिर इनका जो नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। पहला इनका जो प्रिंसिपल था वो है डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जितने आपके पास जब भी कोई टास्क है तो उसको स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करिए, ठीक है। जब आप स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करेंगे तो जो पर्सन, जो एम्प्लॉय, ठीक है, जिस कैपेबल है उसको वो टास्क कंप्लीट करने के लिए दीजिए। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको डिफरेंट सेपरेट डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने होंगे, लाइक परचेस रिलेटेड वर्क परचेस डिपार्टमेंट में, ठीक है, मार्केटिंग से रिलेटेड वर्क। तो जो पूरा होल टास्क है उसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करिए, जो पर्सन इसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट तैयार करिए, और जिस एम्प्लॉय की जो कैपेबिलिटी है उसको वो वर्क आप क्या करेंगे, असाइन करेंगे, ठीक है। इससे सबको अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि सबको पता है कि मुझे क्या काम करना है। तो पहली बात तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क वहां से खत्म हो जाएगा। कोई मतलब कोई एक सेम, जैसे मान लो आप सपोज आप मान लीजिए आपके घर पे मेहमान आने वाले हैं, आपके यहाँ फंक्शंस हैं आज, ठीक है, आपने बर्थडे पार्टी आपने ऑर्गेनाइज किया, तो आप क्या करोगे, अगर आपके यहाँ 4-5 लोग काम करने वाले हैं, ठीक है, आपने 4-5 पीपल्स को बुलाया है, ठीक है, लोगों को देखभाल करने के लिए, यानी सबको प्रॉपरली जो भी आप सर्व करना चाहते हैं फूड आइटम्स वो मिल जाए, ठीक है। तो सबको अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए कि किसको क्या चीज करना है, ठीक है। अगर मान लो नहीं पता रहेगा तो ऐसा होगा कि एक ही पर्सन, ठीक है, 2 लोग हैं, 2 लोग पानी पिला रहे हैं। अब उसमें क्या होगा कि एक ही किसी पर्सन के पास कई बार पानी पीने को मिला, उसके पास आ गया स्वीट्स, उसने कई बार पानी पिया। कुछ लोग लेट से आए तो उनको मिला ही नहीं, ठीक है, क्योंकि सेकंड पर्सन को लगा कि अरे इसने तो दिया ही होगा, और उसको ये लग रहा था कि अरे ये तो दिया ही होगा। तो ऐसा है कि सब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क तो था, लेकिन डिवीजन ऑफ वर्क में क्लियर नहीं था कि किसको क्या काम करना, तो डुप्लीकेशन हो सकता है, यानी एक ही लोग कई बार पानी पी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई बार। अच्छा, दूसरी चीज, जब आप क्या करते हैं, स्मॉल टास्क को डिफाइन करके किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को दे देते हैं, तो वो काम करते करते उसमें क्या होने लगता है, एक्सपर्टाइज होने लगता है। और जब एक्सपर्टाइज होने लगता है तो पर्टिकुलर जो काम करने में आपको जितना समय लगेगा उसको उससे बहुत कम समय लगता है, क्योंकि उसमें धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, बहुत ही एफिशिएंट हो जाता है। तो बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा वो उसमें काम कर सकता है। तो इससे भी वेल मैनेजमेंट
हो पाता है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बोला था कि मतलब ये जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो बेस ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप और बेस ऑफ डेलीगेशन कॉन्सेप्ट के लिए बेसिस का काम करता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर जब आप बाद में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक बोलता है, ये एफडब्ल्यू टेलर ने दिया था फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक। उनका जो टेक्निक बोलता है, उन्होंने कहा कि टोटल वर्क को दो पार्ट्स में डिवाइड करिए, एक पार्ट होगा प्लानिंग और दूसरा होगा एग्जीक्यूशन। प्लानिंग को एग्जीक्यूशन से एकदम अलग कर दीजिए। जो काम करने वाले लोग हैं उनको सिर्फ काम पे फोकस करना है, क्या करना है कैसे करना है उस पर उनको फोकस नहीं करना है, और प्लानिंग वाला सेपरेट काम करेगा। इससे क्या होता है, इससे भी स्पेशलाइजेशन आती है। तो देखिए यहां पे भी ये स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ ये फंक्शनल फोरमैनशिप का कहीं ना कहीं बेसिस के रूप में वर्क कर रहा है। डेलीगेशन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब आप किसी भी पर्सन को वर्क दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग उसको क्या आपको देना चाहिए, उसके रिगार्डिंग उसको पावर भी देना चाहिए डिसीजन मेकिंग का। तो यहाँ पे भी जब आप वर्क आप यहाँ पे अपने रोल्स को, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर रहे हैं, लोगों में बांट रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं ना अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए यहाँ पे ये डेलीगेशन कॉन्सेप्ट के भी बेसिस के रूप में ये आपका डिवीजन ऑफ वर्क जो फर्स्ट प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, हेनरी फ्योल का, वो वर्क करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसको एक्सप्लेन करते हुए हेनरी फ्योल ने कहा कि देयर इज क्लियरली मैच बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज फेयर, ठीक है, इक्वलिटी होना चाहिए या बैलेंस होना चाहिए। किस में बैलेंस होना चाहिए, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में। अब क्या है अथॉरिटी और क्या है रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मैंने पहले ही बताया, पावर टू मेक सच डिसीजंस। अगर किसी भी विषय के बारे में, किसी भी चीज पे आपको डिसीजन लेने का अधिकार है, ठीक है, तो वो क्या है, वो आपकी अथॉरिटी में आता है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जो ड्यूटी आपको असाइन हुआ है, जो रोल आपको असाइन हुआ है, जो आपको काम एक्चुअल में परफॉर्म करना है, जो वर्क आपको करना है, वो आपका क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन्होंने बोला कि क्लियरली क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब यह है कि जिनके पास ज्यादा काम है, जिनका रोल या जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, उनके पास क्या होना चाहिए, उनके पास क्या होना चाहिए, ज्यादा अथॉरिटी होना चाहिए। और जिनका क्या है, जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कम है, जैसे लोअर लेवल मैनेजमेंट में, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट में, ठीक है, तो उनके पास अथॉरिटी भी कम होगी। तो ये हो गया बैलेंस। मैच की बात करें तो जिस काम के लिए आपको रेस्पॉन्सिबल किया गया है उस काम से रिलेटेड आपको अथॉरिटी मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बोला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड को बोला कि आपको 1000 यूनिट पर डे प्रोड्यूस करके पर्टिकुलर गुड्स क्या है, सप्लाई करना है, 1000 यूनिट आपको पर डे प्रोड्यूस करना है, लेकिन आपने उसको ये राइट नहीं दिया कि आपको जो रिक्वायर्ड 1000 यूनिट्स के लिए जितना भी रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल की जरूरत है उसको आप क्या कर सकते हैं, फंड, आप जो भी जनरल फंड हमारे पास अवेलेबल है वहां से आप उसको डायरेक्टली ऑर्डर करके परचेज कर सकते हैं। तो आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दिया, लेकिन आपने अथॉरिटी नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है वो क्या कंप्लीट कर पाएगा टाइम पे वर्क, नहीं। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। अच्छा, मैच भी होना चाहिए। मान लो अगर आपने उसको कोई दूसरी अथॉरिटी दी, ठीक है, जैसे अगर आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये अथॉरिटी दे दी कि आप लोगों को कितने लोग काम करने चाहिए, आप उनको हायर कर सकते हैं, तो लेकिन अगर आपने ये अथॉरिटी नहीं दी कि आप क्या करें, रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं, तो आपने एक उससे मैच करती हुई एक अथॉरिटी तो दी, लेकिन उससे मैच करती हुई, यानी जो आपने ऑब्लिगेशन या जो आपने ड्यूटी दी है ना, उसी से मैच करती हुई अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर किसी दूसरी चीज की अथॉरिटी आप उसको दे दोगे, किसी दूसरे फील्ड में उसको डिसीजन मेकिंग का पावर दे दोगे, तो क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर पाएगा? नहीं। तो बैलेंस एंड मैच, ये दोनों आपको क्लियरली पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने तीसरा प्रिंसिपल दिया डिसिप्लिन। उन्होंने कहा कि एक सक्सेसफुल बिजनेस लीड करने के लिए, एक सक्सेसफुल इंडस्ट्री को सक्सेस गेट करने के लिए, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप उसमें ग्रोथ कर पाएं, तो आपको वहां पे एक डिसिप्लिन का एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। डिसिप्लिन एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए उन्होंने बोला कि कुछ फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं और वो सभी के ऊपर समान रूप से एप्लीकेबल होने चाहिए। इवन वो मैनेजर हो, इवन वो
टॉप लेवल ऑफ एम्प्लॉयज हो, इवन वो सुपरवाइज लेवल का एम्प्लॉय हो। जैसे अगर किसी के लिए जो टाइम डिसाइड किया गया है, ठीक है, वो टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को प्रेफरेंस दें कि आप इस टाइम पे आ सकते हैं, या कोई भी अपने मन से किसी भी समय आ सकता है। तो एक रूल्स होना चाहिए, एक रेगुलेशन होना चाहिए जो कॉमनली सब पे सेम रूप से एप्लीकेबल हो, ठीक है, और सब लोग उसको क्या करें, फॉलो करें। इसके लिए आप कोड ऑफ कंडक्ट बना सकते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो गवर्न करते हैं बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है, बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉय। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय का बिहेवियर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने सीनियर के साथ, अपने जूनियर के साथ कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो कोड ऑफ कंडक्ट में आता है, ठीक है, वो कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट हो जिसको सब लोग फॉलो करें। इससे क्या होगा, इससे एक डिसिप्लिन का एनवायरनमेंट आएगा, एक डेडिकेशन की फीलिंग आएगी टुवर्ड्स वर्क। और जब आप डेडिकेट होंगे अपने वर्क के प्रति, तो आप मैनेजमेंट के गोल्स को अचीव करने में क्या करेंगे, हेल्पफुल होंगे, ठीक है। इन्होंने ये भी बोला कि अगर कोई इस डिसिप्लिन वाले एनवायरनमेंट को ब्रेक करता है, यानी वो अगर डिसिप्लिन नहीं है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप उसके ऊपर पेनाल्टीज लगा सकते हैं। लेकिन पेनाल्टीज का एप्लीकेशन जुडिशियस होगा। जुडिशियस का मतलब है कि ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए कि कुछ आप पेनाल्टी के नाम पे आप कुछ भी बोलें कि तुम्हारी हम सैलरी कट कर देंगे या हम ये कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जुडिशियस होना, जुडिशियस मतलब होता है रेशनल डिसीजंस होना चाहिए, आपके बुद्धि या विवेक पर वो निर्भर करता है, एक मैनेजर पे, ठीक है। वो उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर उन्होंने बात की, नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ कमांड, फोर्थ प्रिंसिपल। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब होता है कि जो निर्देशन है उसकी एक रूपता होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक पर्सन का सिर्फ एक ही बॉस हो, यानी अगर उसको, मतलब जैसे भाई आपसे सीनियर कई सारे लोग हो सकते हैं ना, लेकिन आपको जो ऑर्डर देने वाला रहेगा वो कोई एक पर्सन हो जो आपका इमीडिएट सीनियर होगा, और जिसके ऑर्डर को आपको क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। तो ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड। क्योंकि अगर ज्यादा लोग ऑर्डर देंगे, जैसे आपके ही घर में अगर आपको कोई बोले पानी लेके आओ, कोई बोले कि जाके ये काम कर दो, तो आप क्या होंगे, आप कंफ्यूज होने लगेंगे कि कौन सा काम पहले करें और कौन सा काम बाद में करें, अगर एक ही समय आपको सब। तो इसीलिए मैनेजमेंट में ऐसी दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए, ठीक है। अच्छा, दो लोग एक ही चीज पे अलग अलग ऑर्डर भी दे सकते हैं, कोई कह सकता है कि हाँ ये काम कर दो, और कोई दूसरा कर सकता है कि नहीं ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके कंफ्यूजन को दूर करता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको किसके इमीडिएट आपका सीनियर कौन है, आपके किसको ऑर्डर को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। ये यूनिटी ऑफ कमांड की बात करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा फंक्शनल फोरमैनशिप के कंट्राडिक्ट में है। कई बार ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्राडिक्टरी टू दी फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक, ठीक है। या कई बार ऐसे पूछता है विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट is create the basis for functional foremanship technique। तो बेसिस कौन क्रिएट कर रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क। लेकिन कंट्राडिक्ट का मतलब होता है अपोज करना। तो ये जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो कंट्राडिक्ट करती है, क्योंकि फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक में आपको एक से ज्यादा लोग ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन यहां पे बोल रहा है कि सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, एक पर्सन ऑर्डर दे, वन बॉस, ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। तो थोड़ा सा ये फंक्शनल फोरमैनशिप का कंट्राडिक्ट में आता है, ठीक है। हम लोग आगे फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक पढ़ेंगे ही। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है, किसका प्रिंसिपल, हेनरी फ्योल का। उन्होंने बोला यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं यूनिटी ऑफ कमांड में और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। डायरेक्शन, कमांड का सीधा सीधा मतलब है कि आपका इमीडिएट सीनियर कौन होगा, और आपको जो सीनियर होगा वो केवल एक पर्सन होगा, आपको सिर्फ एक पर्सन से ऑर्डर रिसीव करना है। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है कि जो प्लान होना चाहिए, ठीक है, वो कॉमन होना चाहिए, वन प्लान होना चाहिए। आपके जो एफर्ट्स होने चाहिए वो सिंक्रोनाइज होने चाहिए, यानी कोई भी एफर्ट्स जो आपको गोल की तरफ ले जाता है वो ही, ठीक है, वो ही आपका राइट डायरेक्शन है, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। जो एफर्ट्स होने चाहिए वो सारे लोग अलग अलग तरीके से ना लगाएं, एक यूनाइट हो गए, यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स होना चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन के साथ एफर्ट्स होना चाहिए, जैसे सब लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन सब लोग इंडिविजुअल एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे सपोज मान लो आप एक टीम में हो, अब वहां पे क्या हो रहा है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ना होने का मतलब यह है कि हर पर्सन को अपना रोल तो पता है, वो अपना रोल तो कर रहा है, लेकिन अगर किसी दूसरे पर्सन को किसी चीज में हेल्प की जरूरत है तो वो उसमें वो बोल रहा है कि इसमें ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, एफर्ट्स तो सबका हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, लेकिन वहां पे यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं है। तो वो जो आपके प्रयास होने चाहिए वो समग्र रूप से होने चाहिए, जो मैनेजमेंट का गोल अचीव करने में आपको हेल्प करे।
ठीक है। और यही क्रिएट करता है बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट। कोऑर्डिनेशन कहता है कि एक ऐसा सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, ठीक है, जहां पे वर्क हो रहा हो, एक ऐसा सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जहां पे आपस में काम करने वाले लोगों के बीच हार्मोनियस, गुड, फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप हो, और वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा क्या रहें, हमेशा आगे रहें, ठीक है, वन स्टेप आगे रहें एक दूसरे की हेल्प करने में। ये कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट बोलता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट के लिए बेसिस क्रिएट करता है। तो इस लेक्चर में ये हमारा पार्ट 1 है। हमने 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए। अभी जो नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो हम अपने सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओके।